आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। देश में मौसम बदल रहा है, लेकिन सभी राज्यों में अभी बजट का मौसम चल रहा है। मोदी सरकार ने अपने बजट में मिडिल क्लास को खुश कर दिया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अभी किन किन राज्यों में बजट पेश हो रहा है, इस बजट से आपको क्या मिलने वाला है। साथ ही बजट के बहाने चल रही सियासत को भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट आप जान लीजिए। आज बिहार में चुनाव से पहले एक आखिरी बजट पेश हुआ है, जहां नीतीश सरकार ने किसी मुफ्त के स्कीम का ऐलान नहीं किया। दिल्ली में भी बजट पेश करने की तारीख फिक्स हो गई है। दिल्ली का बजट इसी महीने पेश होगा। तो वहां महाराष्ट्र में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र सरकार के पिटारे में क्या है, ये तो 10 मार्च को साफ होगा, लेकिन बिहार सरकार के बजट में आम लोगों के लिए क्या क्या आया है, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। बिहार में बजट से पहले यह चर्चा थी कि लाडली बहनों के लिए किसी बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऐलान वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से नहीं किया गया। यानी कि नीतीश अपने फॉर्मूले पर ही चलेंगे, वो मुफ्त वाली योजनाओं के साथ चुनाव में नहीं जाने वाले। बीजेपी ने भले ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली चुनाव इसी तरह के वादे करके जीते हो, लेकिन बिहार में उनके साथी नीतीश इस फॉर्मूले को नहीं अपना रहे हैं। हालांकि बजट में महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन कोई भी मुफ्त या पैसे वाला वादा नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा में साल 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो कि पिछली बार से 38,000 करोड़ का ज्यादा है। बिहार के वित्त मंत्री ने दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पढ़ना शुरू किया, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि बिहार में चुनाव को देखते हुए फ्री वाली योजनाओं का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि पूरी तरह से ये साफ है कि नीतीश बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन उनका जो फॉर्मूला है वो अपना होगा, वो बीजेपी के फॉर्मूले पर आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। बिहार में लाडली बहनों के लिए भले ही डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जैसी योजनाओं को ऐलान ना किया गया हो, लेकिन महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जैसे हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा, महिला हाट की स्थापना की जाएगी, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, प्रमुख शहरों में महिला बसें चलाई जाएंगी। धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए महिलाओं को पर्यटक गाइड के तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिला कांस्टेबल्स को पोस्टिंग वाले थाने के पास घर भी दिया जाएगा। यानी महिलाओं के लिए आज के बजट में कई बड़े ऐलान हुए, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि मुफ्त की बजट में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान बिल्कुल भी नहीं किया गया है। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी, जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। बिहार में इसी साल चुनाव होना है और इसीलिए बजट में चुनाव का पूरा ख्याल रखा गया है। 2025-26 में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। पिछली बार की तुलना में इस बार 38,169 करोड़ ज्यादा का बजट नीतीश सरकार ने पेश किया है। बजट में राजकोषीय घाटा 32,718 रहने का अनुमान है। वहीं केंद्र से 54,575 करोड़ की सहायता का अनुमान भी लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट जहां 1,16,000 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लगभग 16,750 करोड़ रुपया अधिक है। वर्ष 2025-26 में 40,531 करोड़ रुपया का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवा में 5,899 करोड़, सामाजिक सेवाओं में 9,369 करोड़ रुपया एवं आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपया राशि प्रस्तावित है। ऋण अदायगी 2025-26 में 22,819 करोड़ रुपया की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है। और इसी बीच नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा अटैक, नाक रगड़वा कर भी महिलाओं के खाते में पैसे डलवाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर यह बड़ा अटैक किया, कहा नाक रगड़वा कर भी महिलाओं के खाते में पैसे डलवाएंगे। बजट में महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया गया है, सुनिए एक बार। 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछे तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख का, ये लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, जहां हमने देखा है कि पिछले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो, महिलाओं को लेकर मुफ्त के वादे जरूर किए गए, कहीं लाडली बहना योजना के नाम पर, कहीं मातृ योजना सम्मान के नाम पर, लेकिन बिहार में आज उम्मीद जरूर की जा रही थी कि महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, मुफ्त की योजना का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है? जी हाँ, निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि चुनावी साल है, नवंबर में चुनाव है और पिछले कई चुनाव को यदि आप देखें तो महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का असर देखा गया है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति की एक शैली भी है, शुरू से वो मुफ्त की योजनाओं के पक्ष में बहुत ज्यादा रहे नहीं है। इससे पहले भी जब कभी चाहे दिल्ली में या फिर दूसरे राज्यों में बिजली को लेकर जब हम लोग सवाल पूछते थे कि वहाँ इतने यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, तो नीतीश कुमार का खुलकर ये कहना होता था कि जो फ्री वाली जो चीजें हैं, फ्री का जो कॉन्सेप्ट है बिजली में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं है, हम दूसरे तरीके से सब्सिडी के जरिए राहत देते हैं। तो नीतीश कुमार की सोच उस तरह की रही है, एक तो ये वजह हो सकती है, और दूसरी बात की महिलाओं को लेकर जो तमाम छोटी छोटी योजनाएं हैं उसका जिक्र जरूर आज के बजट में है। जैसे महिलाओं के लिए खास तरह की बस का संचालन की बात कही गई है, जिसमें सवारी भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला, चालक भी महिला, और जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनके रहने के लिए भले ही किराए पर क्यों न लेना पड़े, थाने के बगल में आवास की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा तमाम दूसरी जो योजनाएं हैं, महिलाओं के विवाह के लिए मंडप की व्यवस्था प्रत्येक पंचायत में की जाएगी, इसका प्रावधान बजट में किया गया है। तो कुछ जरूर घोषणाएं की गई हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह की मांग तेजस्वी यादव कर रहे थे या तेजस्वी यादव ने पहले इस तरह की मांग रख दी थी,
कि 2,500 रुपए हम देंगे। बिल्कुल, उस तरह की और घोषणा अभी नहीं की गई। जी, नीतीश कुमार ने ये जरूर साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन फॉर्मूला बीजेपी का नहीं अपना रहे। उनकी अपनी शैली है और उसी शैली में इस चुनाव में वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ नीतीश सरकार ने किसी फ्री योजना का ऐलान नहीं किया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही फ्री वाले वादे कर दिए हैं। तेजस्वी ने बिहार सरकार के बजट में डिमांड के जरिए हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की बात कह दी, और ऐसे ही विधवा पेंशन को भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा कर चुके हैं। वहीं 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात भी तेजस्वी की तरफ से की जा रही है। साथ ही तेजस्वी कई बार ये कह चुके हैं कि वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए 65% आरक्षण लागू करेंगे। तो एक तरफ जहां आज बजट में बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को लेकर कोई मुफ्त वादे भले ही नजर नहीं आए हों, लेकिन तेजस्वी ने ऐसे वादे जरूर कर दिए हैं। बिहार चुनाव से पहले वादों का दौर तो शुरू हो ही चुका है, साथ ही जुबानी हमले भी तेज हो गए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार अटैक किया है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र भले कच्ची है, लेकिन उनकी जुबान पक्की है और इसीलिए वो जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो 36 साल के हैं, 75 साल के नहीं, और अभी तक उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी लगातार अटैक कर रहे हैं। वो नीतीश को ओल्ड मॉडल कह चुके हैं। तेजस्वी का दावा है कि नीतीश कुमार अब दोबारा कभी सीएम नहीं बनने वाले हैं। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। He doesn't have any vision, roadmap, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो इसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। तेजस्वी यादव नीतीश पर निशाना साध तो रहे हैं, साथ ही एनडीए की तरफ से जोरदार अब इस पर जवाब भी आने लगा है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी की सबसे करारी हार होने जा रही है। अशोक चौधरी ने यह सलाह दी है कि तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर राजनीतिक भविष्यवक्ता का काम अब शुरू कर देना चाहिए। तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है, उस लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, हम लोग को लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। और इसी बीच लालू यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी है। लालू ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार ही बनने जा रही है। तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। अब देखिए, जब दावा किया गया तो इस पर जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को तुरंत जवाब भी दे दिया। गिरिराज ने कहा कि लालू का सपना पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार के लोग फिर पुराने दौर में नहीं लौटना चाहते हैं। तो लालू यादव जी, आपके बेटे
आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं, तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। तो बिहार का बजट पेश हो चुका है। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने लोक लुभावने ऐलान नहीं किए, तो वहीं दिल्ली में बजट पेश करने वाला सस्पेंस खत्म हो चुका है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली में बजट पेश करने की डेट भी फिक्स कर दी है। साथ ही दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख बता दी, लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। दिल्ली में आप और बीजेपी विधायकों के बीच तू तड़ाक वाली भाषा में बातचीत हुई, एक दूसरे को धमकियां तक दे दी गईं। यह सब कुछ दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के सामने हुआ। 3 दिनों के निलंबन के बाद आज दिल्ली विधानसभा में आपके सभी 22 विधायक अंदर मौजूद थे और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जमकर बवाल कटना शुरू हो गया और भाषा की शैली ऐसी कि एक दूसरे से तू तड़ाक करते हुए नेता नजर आए। आज दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र का आखिरी दिन है। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आपके संजीव झा और बीजेपी के विधायक कुलवंत राणा आपस में भिड़ गए। उनके बीच कैसे तू मैं हुई है, सुनिए आप खुद ही। क्या समझाएं? हलो, तू समझाएगा? बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में हाउस में रहूं मैं, विशेष उल्लेख मुझे में समझाएगा कल का बच्चा आज तेरा गुण नहीं है और कम बोला ना, कुछ बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ आज के बाद। बैठिए। हाँ बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे गुंडा तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा बैठ जा, अपना स्थान ले और को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला हूँ कुलवंत राणा जी, मैं कुछ बोला हूँ, ऐसे कर बोल रहे। संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। बैठिए। बोल सब लोग बैठेंगे। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या रख रहे थे, इलाके के पूर्व एमएलए की जांच कराने की मांग कर रहे थे। तभी आप विधायकों की टोका टिप्पणी से भड़क गए। इसके बाद आपके विधायक संजीव झा ये बोलते सुने गए कि धमकाओ मत। हालात को काबू में करने के लिए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी चेयर से खड़ा होना पड़ा। दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ, वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ वो नहीं चले। मैं बोल रहा हूँ ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की? कल का बच्चा मेरे से अपना वक्तव्य जारी रखें। अनुशासन का पालन करें आप। अरे तू छेड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, मैं बोल नहीं रहा। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले, आप जारी रखिए अपना बात। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बीच बचाव कर माहौल काबू में कर लिया। सदन की कार्रवाई स्थगित करने या किसी विधायक के खिलाफ एक्शन लेने की नौबत नहीं आई, लेकिन डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने आपके विधायकों को वार्निंग दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर आप विधायक इसी तरह हंगामा करते रहे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। आज दिल्ली असेंबली में विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और पूर्व सीएम आतिशी के बीच भी नोकझोंक दिखाई दी। आतिशी ने आपके विधायकों के निलंबन का मुद्दा उठाया, पूछा कि उन्हें किस नियम के तहत विधानसभा परिसर के अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया।
अध्यक्ष महोदय, सदन आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। आज दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन साथ ही दिल्ली के बजट सत्र की डेट भी आ गई। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट सत्र 26 से 28 फरवरी तक पेश होगा। रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने की एग्जैक्ट तारीख तो नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि बजट इसी सेशन मार्च में पेश होगा और यह विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करने वाला बजट होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की बजट को लेकर लोगों की राय भी मांगी। दिल्ली सरकार ने ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस पर लोगों को बताने को कहा कि वो बजट में क्या क्या चाहते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन सरकार से क्या क्या है। वो ईमेल एड्रेस जो दिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, वो उस पर अपनी मांगे भेज सकते हैं। विकसित दिल्ली का बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने यह खुद साफ किया है कि दिल्ली का बजट 26 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच पेश हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 25 रुपए कब से मिलेंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। आज दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन विमेंस डे यानी कि 8 मार्च से शुरू होगा। 8 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़ा समारोह हो सकता है, जहां रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करीब 1 महीने चलेगी और इसके बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर होंगे। इसी योजना का लाभ दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को होगा। राजधानी में इस योजना के लागू होने पर दिल्ली सरकार के बजट 950 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह रकम दिल्ली सरकार के मौजूदा बजट का करीब 15% है। दिल्ली सरकार इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी, इसका ऐलान दिल्ली के बजट में हो सकता है। वहीं दिल्ली विधानसभा में आज हंगामे के बाद कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई। कैग रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने सीधे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पंकज सिंह ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। विशेष रूप से हेल्थ के क्षेत्र में तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी।
और चलिए आगे बढ़ते हुए राजधर्म में अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। मोदी ने गुजरात दौरे से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने कल सोमनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। महाकुंभ के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपोज करके सोमनाथ जाने का संकल्प लिया था, जिसे मोदी ने पूरा कर दिया। दूसरी तस्वीर मोदी की जो आप देख रहे हैं वो जंगल सफारी की है। मोदी आज सुबह सुबह गिर नेशनल पार्क पहुंचे और शेरों, जंगली जानवरों के बीच समय बिताया। मोदी आज गिर के जंगल क्यों पहुंचे, मोदी ने गिर नेशनल पार्क जाने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना, यह अब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको मोदी की जंगल सफारी की पूरी तस्वीर दिखाती हूं। गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में आज नजर आए। मोदी के सिर पर हैट थी, हाथ में कैमरा था और जीप पर सवार मोदी गिर के जंगलों में निकल गए। नरेंद्र मोदी के जंगल सफारी के लुक की जबरदस्त चर्चा हो रही है। मोदी ने गिर के प्राकृतिक सौंदर्य और हरे भरे जंगलों के बीच शेरों को देखा, उन्हें अपने कैमरे में कैद किया। मोदी पर्यावरण को कितना महत्व देते हैं, पर्यावरण संरक्षण मोदी के लिस्ट में इतना ऊपर क्यों रहता है, ये जंगल सफारी के दौरान मोदी के चेहरे की खुशी से साफ तौर पर नजर आया। तो ये तस्वीरें देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक बेहद चर्चा में रहा। इससे पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचे थे, जब वहां पर चीतों की आवक हुई थी, तो कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आए थे। और आज जब गिर नेशनल पार्क प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो फिर से यही अंदाज, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है पर्यावरण के संरक्षण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जंगल सफारी की तस्वीरें साझा की। मोदी ने खुद कैमरा पकड़ा था, जहां उन्हें शेर नजर आए उन्होंने उनकी फोटो क्लिक की, जिसे मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मोदी की फोटो शेयर करने से गिर नेशनल पार्क पहुंचने वाले देश विदेश के लाखों पर्यटकों की संख्या में आने वाले समय में इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। और इतना ही नहीं, मोदी ने जंगल सफारी की कुछ और तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। इसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से भी गिर नेशनल पार्क आने की अपील की। मोदी ने लिखा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर गिर नेशनल पार्क गया, जो एशियाई शेरों का घर है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गिर नेशनल पार्क के लिए बहुत काम किया था। मोदी ने जानकारी दी कि गिर नेशनल पार्क में शेरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी समाज के योगदान का भी जिक्र किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल एकदम अलग है। गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी की तो वहां काम करने वाले ग्राउंड स्टाफ से भी मिलने का समय निकाला। उनके साथ 1-to-1 प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, उनके काम के बारे में जाना। वन जीव संरक्षण के लिए उनके काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। यह वीडियो साल 2023 का है, जब कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वाइल्ड लाइफ पर विचार रखे थे अपने। This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते,
बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। मोदी ने आखिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन गिर नेशनल पार्क को ही क्यों चुना? गिर नेशनल पार्क देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद क्यों रहता है, अब ये मैं आपको बताऊंगी। गिर नेशनल पार्क 1412 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला है। एशियाई शेरों का ये एकमात्र ठिकाना है। मौजूदा समय में यहाँ 600 से ज्यादा शेर रहते हैं। शेरों के साथ साथ ये नेशनल पार्क 2375 प्रजाति के जानवरों का घर है। नेशनल पार्क में 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां भी मौजूद हैं। नेशनल पार्क में 7 नदियां भी बहती हैं और आज प्रधानमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण का भी संदेश दिया। विश्व वन्य जीव दिवस क्यों मनाया जाता है, ये कब से शुरू हुआ, अब आप ये भी जान लीजिए। पूरी दुनिया में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसका मकसद है पब्लिक को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना। वन्य जीवों की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये दिन उसे पहचानने का है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 10 लाख वन्य जीव प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अब आपको भारत में शेरों की संख्या कितनी है उसकी डिटेल दे रही हूं। जहां एक तरफ दुनिया भर में शेरों की संख्या कम हो रही है, तो भारत में इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। साल 1990 में जहां शेरों की संख्या 284 थी, तो वहीं 2001 में ये बढ़कर 327 हो गई। साल 2005 में संख्या में और इजाफा हुआ, 359 थी, तो 2010 में ये संख्या बढ़कर 411 तक पहुंची। 2015 से 2020 के बीच भी 151 शेर बढ़े हैं।